नमो नारायण। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे देश की सैर पे ले जाऊंगी जो 100 सालों में पूरा आमूल चूल 2 बार परिवर्तित हो लिया। जी हाँ, मैं ईरान की बात कर रही हूँ। और 8 जनवरी 2026 को जब हम ईरान को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या बातें आती हैं? न्यूक्लियर डील, सैंक्शन, या एक कंजर्वेटिव समाज, यही सब हमारे दिमाग में आता है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि 60s के दौर में जो तेहरान ईरान की राजधानी थी, उसको कहा जाता था पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट। जहाँ लोग लड़कियां एक से एक आधुनिक कपड़े मिनी स्कर्ट्स तक पहनती थी, और जहाँ पर हॉलीवुड की मूवीज रिलीज होती थी और देखी जाती थी, वो सब जो चीजें आज कुफ्र है वहां पर, वो सब वहां पर की जाती थी। और लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वहाँ एक लगभग 100 साल पुराना जो मॉडल था, मॉडर्न मॉडल, वो खत्म हुआ और वो एक कट्टरपंथी देश बन गया। तो आज हम पर्शिया से ईरान बनने तक के ये जो हैरत अंगेज सफर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1925 में, जब एक मामूली आर्मी ऑफिसर जो रजा खान ने पर्शिया की किस्मत को बदलने का फैसला किया। और उन्होंने पुरानी जो काजर उनकी डायनेस्टी थी उसको हटाकर पहलवी डायनेस्टी की नींव रखी, और रजा शाह पहलवी के नाम से वो वहां की गद्दी पर बैठे। रजा शाह को आप एक मामूली राजा मत समझिएगा, वो तुर्की की अतातुर्क का बहुत बड़ा फैन था। वो उस समय था जबकि जो मिडिल ईस्ट था वो मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहा था, या आप कह सकते हैं कि वहां पश्चिम का प्रभाव बढ़ रहा था, या यूं आप कह सकते हैं कि वहां अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा था। तो उन्होंने उनको जो जुनून था रजा शाह पहलवी को कि ईरान को हम एक मॉडर्न देश बनाएंगे, सेक्युलर बनाएंगे, उन्होंने सबसे पहले दुनिया से कहा कि हमारे देश को पर्शिया ना कहें, उसको ईरान के नाम से जाने। उनका ऐसा कहने के पीछे उद्देश्य था कि जो हम उसकी पहचान है, उसकी जो पहचान पुरानी इंडो आर्यन पहचान कही जाती थी पर्शिया की, या वो जो भूभाग था उसकी, उससे उसको डायरेक्ट जोड़ सके, इसलिए उसका नाम उन्होंने ईरान रखा था। लेकिन ऐसा तो ठीक है उन्होंने किया था, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम जो उस समय का था, उन्होंने कहा था कि कशफ हिजाब 1936 में उन्होंने ये लागू किया, जिसमें ये था कि ईरान में कोई भी लड़की हिजाब या बुर्का या कोई ऐसी चीज नहीं पहन सकती है। ये उन्होंने कहा था, बहुत कंट्रोवर्शियल कदम था। उन्होंने एक तरीके से एक कट्टरपंथी समाज में एक उन्होंने मॉडर्न ड्रेस कोड तक थोप दिया था। एक इतना उन्होंने आमूलचूल मॉडर्न परिवर्तन करना चाहा था। उन्होंने वहां पे रेलवे बिछवाई, मतलब रेल का जाल बिछाया, मॉडर्न एमिनिटीज उन्होंने ला कर दी, मॉडर्न कानून बनाया। लेकिन उन्होंने जो एक गलती करी कि लोगों की सोच को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, यहां से एक दुश्मनी का बीज बन गया। कुछ लोग जो हमेशा से उस मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थे, उनके पास एक हथियार आया इस रिजीम के खिलाफ जाने का। और अब जानते हैं कि सत्ता का यही खेल है, कोई भी सत्ता पे बैठे कुछ लोग उससे नाराज होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पर खुद आना चाहते हैं। 1941 में रजा शाह का देहांत हो गया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और मोहम्मद रजा पहलवी नए शाह बने जो उनके बेटे थे। और ये दौर जो था, ये दौर ईरान का सबसे स्टाइलिश और सबसे खतरनाक दौर भी था। यहाँ पर ही एक नया कैरेक्टर आया। उस कैरेक्टर का नाम था मोहम्मद मोसादेक, जो कि बाद में ईरान का प्राइम मिनिस्टर बना। उस समय तक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी ईरान की, वो ईरान का मिनरल ऑयल था। और वो मिनरल ऑयल थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत ज्यादा था। सऊदी अरब से भी बहुत, उसमें वहां ब्रिटेन का अधिकार था जो उसको निकालना, बेचना और सब कुछ करते थे। प्राइवेट कंपनीज थी जो सारा प्रॉफिट कमा रही थी। तो जो मुसादिक ने कहा कि नहीं, ये मिनरल ऑयल जो, ये ऑयल जो है ईरान का है, ये ईरान के लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और जो इससे रेवेन्यू आता है वो ईरान में ही रहना चाहिए। किसी बाहर की कंपनी को इस पर कोई अधिकार नहीं है, ब्रिटेन का इस ऑयल पर कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने जो ऑयल के कुएं थे और जो ऑयल का व्यापार था, उसको नेशनलाइज कर दिया। बस यहीं से शुरू हुआ जियोपॉलिटिक्स का असली गंदा खेल। तेल का जो खेल मिडिल ईस्ट में उस समय शुरू हुआ था, जो कि आज तक थमा नहीं। एक के बाद एक जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उन पे जो वहां शक्तियां हैं, वो नजर डालती हैं, उसकी छीना झपटी करती हैं, बंदर बांट कर देती हैं और उसको खत्म करके छोड़ देती हैं। तो ईरान भी कैसे बच सकता था उस मुनाफे के? मतलब वो जो एक होता है कि सत्ता का होता है, वो सत्ता से भी ज्यादा मुनाफे का खेल था, जिससे जो वेस्टर्न पावर्स थी, जिनको उसको भोगने की और खाने की आदत पड़ी थी, वो इतनी जल्दी कैसे मान जाती। तो 1953 में 2 सीक्रेट एजेंसी, एक अमेरिका की CIA, दूसरा ब्रिटेन की MI16, इनने मिलजुल कर वहां पर एक कू करा दिया।
और उसके बाद मुसाद्देक को हटा दिया और सारी पावर जो थी, जो कि शाह से निकल कर मुसाद्देक के हाथ में चली गई थी, वो वापस शाह को दे दी गई। अब लोगों को ये समझ में आ गया था कि एक आदमी था जो हमारे तेल को प्राइवेटाइज करने की बजाय उसको सरकारीकरण कर रहा था, ईरान के लोगों को देने वाला था, और उसको हटा के उसकी पावर देके दूसरे आदमी को लाया गया है, जिसमें ये तो वहां बैठे लोग समझ ही रहे थे कि इसमें फॉरेन पावर्स का हाथ है। तो उनको समझ में आ गया कि अब जो रजा साहब आए हैं हमारे शाह, ये हैं तो पपेट अमेरिका के। 1963 में व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। देखिए, ये जो रजा शाह थे, ठीक है, हो सकता है कि वो पपेट रहे हो वेस्टर्न पावर्स के, मान सकते हैं। ऑयल का प्रॉफिट और ऑयल पे अधिकार उन्होंने दूसरे देशों को दे दिया हो, ये भी मान सकते हैं। लेकिन उन्होंने देश के लिए ये जो पहलवी डेस्टिनी थी, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए थे। जैसे कि ईरान में औरतों को वोट का अधिकार मिला 1963 के आसपास। ईरान को लैंड रिफॉर्म्स मिले। लैंड रिफॉर्म अगर किसी कंट्री में अगर हो जाए, मतलब जो एक मध्य युग जब खत्म हुआ था, एक तथाकथित आधुनिक युग जब शुरू हुआ था, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा था या वैल्यूज इसकी बहुत अच्छी थी, मैं एक उसको टाइम लाइन में बांटने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो आधुनिक युग शुरू हुआ था, उस समय जिस कंट्री ने अच्छी तरह लैंड रिफॉर्म कर लिए, उस कंट्री में बहुत सी चीजें बहुत अच्छी हो गई। आप ये देखते होंगे कि अक्सर कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए और भारत में लैंड रिफॉर्म्स हुए, जबकि पाकिस्तान में अभी तक बटेरों के हाथ में है लैंड। तो इस तरीके से भारत में जो फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई। तो ऐसे ऐसे वो कानून लेकर आए और उन्होंने भी ईरान में लैंड रिफॉर्म्स किए थे। लेकिन 1971 में पर्सिपोलिस पार्टी थी, जो उनके यहाँ धीरे धीरे आग जल रही थी, उस पर उसने घी डालने का काम किया। ये सब विद्रोह के सुखबुक और ये सब तो आप समझते हैं कि राजनीति का एक अभिन्न अंग होता है, चाहे वो लोकतंत्र हो चाहे राजशाही। जो बैठा है उसकी टांग खींचने की तो कोशिशें चलती ही रहती हैं। उस समय की बात है कि उसी समय जो पर्शियन अंपायर था, उसके 2500 साल मनाए जाने की बात हुई। माना गया कि अब ये 2500 साल हुए और इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। मतलब शाह तो ओवरबोर्ड हो गए। उनको लगा कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं पार्टी थ्रो करूं, और फिर पर्शिया का जो हमारा साम्राज्य, उसके 2500 साल पूरे हुए हैं, तो क्यों नहीं वो पार्टी बहुत शानदार होनी चाहिए। और इतना वो खर्चा करते हुए सोचते भी नहीं थे। आज भी आप मिडिल ईस्ट की जब कहानियां सुनते हैं, वहां कैसे पार्टी हो रही है, कैसे शादी हो रही है, कैसे उनके नल सोने के बने हुए हैं, कैसे वो जहाजों पे आ रहे हैं, वो आप कहानियां सुनते हैं वहां के राजाओं की। सुना होगा सीरिया हो, लीबिया हो, इराक हो, जहां पर भी वो सरकार गिरती है तो उनके खर्चों की बात आती है कि कैसे वो शान से रहते थे। एज इफ कि जो उनके अगेंस्ट पावर होती है इंटरनेशनल, उनके यहाँ जो मनार्क होते हैं या उनके यहाँ जो लोग होते हैं जो कि चुने जाते हैं डेमोक्रेटिकली, वो क्या साधारणों के स्टैंडर्ड से रहते हैं? वो नहीं रहते हैं। लेकिन यही होती है प्रचार की पावर, यही होती है मीडिया की पावर, यही होती है नैरेटिव की पावर। बहरहाल हम वापस अपने आते हैं पहलवी साहब की पार्टी पर। तो पहलवी साहब ने अपने साम्राज्य का, जो उनका ईरानी साम्राज्य था, उसका 25वां हैप्पी बर्थडे मनाया। दुनिया की सबसे महंगी पार्टी करी। आप सोचिए कि वहां पर तेहरान में खाने से लेके शैंपेन तक सब पेरिस से आई थी। दुनिया के कोने कोने से शेफ आए, बना बना खाना आया पेरिस से, इंग्रेडिएंट्स दुनिया भर से गए। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े लोग थे, राष्ट्राध्यक्ष हों, सेलिब्रिटीज हों, सब वहां इकट्ठे हुए। जबकि जो ईरान के आम लोग थे वो गरीब थे। आम लोग तो हर ही जगह गरीब होते हैं, जी हाँ होते हैं। उनको सही समय भड़काने की बात होती है। मतलब हम सभी लोग, अभी लोग, हम लोग आम लोग हैं तो आम लोग ही हैं फिर। तो बहरहाल वहां पर असंतोष बढ़ने लगा। तो जो शाह की सीक्रेट पुलिस थी, सवाक, उसने उठने वाली हर आवाज और विद्रोह को बड़े क्रूरतापूर्वक, बड़े बुरे ढंग से दबाने का काम किया, लोगों को बहुत टॉर्चर किया। अब जब शाह लग्जरी में बिजी थे, तब फ्रांस में एक एग्जाइल में बैठे हुए बुजुर्ग मौलाना आयतुल्लाह खुमैनी कैसेट टेप्स के जरिए, उस समय फेसबुक लाइव नहीं होते थे, उस समय कैसेट टेप होते थे। आप कोई चीज भेज के कैसेट पे उसको बोलकर, कैसेट पे उसको टेप करके और उसको पहुंचवाते थे। तो उस समय वो कैसेट टेप के जरिए एक नया सपना बेच रहे थे। उसका नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। धर्म के नाम पर लोगों को संगठित करना आसान होता है। और उसके बाद 1979 में एक दूसरा कू हुआ। वो जो दूसरा कू था, उसमें इस बार MI16 और CIA का हाथ नहीं था। लेकिन कितना ऐसा बड़ा जब कू होता है तो कितना हाथ वहां पर लोकल पावर्स का होता है और कितना उनको कोई बाहर की पावर्स
कर रही होती है समर्थन, आप ये समझ सकते हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि इस बार कौन सी पावर्स थी जिन्होंने रजा शाह पहलवी को निकलने पे मजबूर किया और ईरान से बाहर निकाल दिया। अब ये एक राजा का जाना नहीं था, ये था एक इतने बड़े देश का, ईरान बहुत बड़ा भूभाग है, इतने बड़े देश में से एक तरह से वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ही जाना था, जिसको ये जो वेस्ट की पावर्स थी, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, इन लोगों ने उसको बहुत मतलब एक बड़ी भयंकर पराजय की तरह लिया। देखिए, वैसे तो महाशक्ति वो बनता ही तब है जब छोटी सी पराजय को भी, अपनी हेजिमनी में छोटे से डेंट को भी वो बर्दाश्त न कर पाए। तो नेचुरली उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और उसका नतीजा ये है कि ईरान जो है आज तक शांत नहीं हुआ। ईरान को कभी भी तब से आज तक एक शांति का, एक इंटरनेशनली मिंगल अप होते हुए एक कोई ऐसा जीवन हो, ऐसा मिल नहीं पाया। तो खुमैनी को जात के आते ही ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट बन गया। फिर वहां पर एक होस्टेज क्राइसिस आई। होस्टेज क्राइसिस क्या थी कि वहां जो अमेरिकन एम्बेसी थी, उस अमेरिकन एम्बेसी की पूरी एम्बेसी के सब लोगों को, जो खुमैनी साहब की जो सरकार आई थी, उन्होंने होस्टेज बना लिया। अब देखिए, ये जो नई सरकार आई थी वो आई ही थी एंटी अमेरिका सेंटिमेंट पे। तो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट जो था उसको उन्होंने प्रूव करने के लिए कि देखो, हमने तुमसे कहा है कि हम वेस्ट के दुश्मन हैं, हम अमेरिकन के दुश्मन हैं, तो हम हैं। और उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी में जितने पूरे लोग थे, अब चूंकि देखिए अमेरिका का बहुत अमल दखल था ईरान में, अमेरिका एक तरीके से ईरान को अपने हिसाब से ही चला रहा था, तो वह एम्बेसी भी बड़ी लंबी चौड़ी रही होगी और वो काफी निश्चिंत रहे होंगे। जब शाहरजा पहले भी निश्चिंत थे तो एम्बेसी भी निश्चिंत रही होगी। बहरहाल वो सबको उन्होंने पकड़ लिया और आप बिलीव नहीं करेंगे, 444 दिन तक उन्होंने उनको होस्टेज बना के रखा। 444 दिन मतलब 1 साल से भी करीब करीब 1.25 साल के लंबे अरसे तक। और उसके बाद फिर कुछ शर्तें हुई, कुछ मारे गए, कुछ छोड़े गए, वो एक अलग कहानी, उस पर एक पूरा अलग वीडियो बन सकता है। तभी से शुरू हुई द ग्रेट सैटर्न वाली दुश्मनी। मतलब वो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका जो है शैतान है, शैतान का रूप अमेरिका है और हमारी लड़ाई शैतान के खिलाफ है, हम शैतान को मारेंगे, नहीं तो शैतान हमको मार देगा। और आज जब हम बैठे हैं जनवरी 2026 में, तो आज भी ईरान में यही झगड़ा चल रहा है और ये मिडिल ईस्ट की जो सबसे बड़ी टेंशन है उनमें से है। तो जो हमारी लेटेस्ट खबर है कि मिडिल ईस्ट में बड़ी लंबी लिस्ट है जो कंट्रीज जल रहे हैं, उसमें एक नया ईरान का नाम शामिल हुआ, वो गृह युद्ध के कगार में है। वैसे तो वहां बहुत दिनों से एक सिविल अनरेस्ट चल रहा था, लेकिन अभी मैं पिछले 2 दिन से देख रही हूँ, जब तक कि आपके पास वीडियो पहुंचेगा तब तक 2-3 दिन हो गए होंगे, कि वहां बड़ी भयंकर मारकाट इंटरनल चल रही है। तो आज ईरान कहाँ खड़ा है? ईरान पर अमेरिका ने बहुत बुरी तरह सैंक्शन लगा दिए। उन्होंने सैंक्शन लगा दिए, उन्होंने कहा उनका तेल कोई नहीं खरीदेगा, जो खरीदेगा हमारा दुश्मन। उनको न्यूक डेवलप करने पे पाबंदी लगाई। लेकिन विद ऑल सेड एंड डन, जो ईरानियन इंजीनियर्स हैं, जो ईरानियन वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर सो शार्प। उन्होंने न केवल अपना पूरा न्यूक्लियर जखीरा बना रखा है, बल्कि उन्होंने ड्रोन वगैरह इतने अच्छे बनाए हैं, ड्रोन और मिसाइल्स, उन्होंने उसमें इतना बढ़िया काम किया, खासतौर पे मिसाइल्स पे, कि पूरी दुनिया न केवल उसको देख के इम्प्रेस होती है, बल्कि कहीं ना कहीं महाशक्तियां उससे थोड़ा बहुत डरती भी हैं। अब देखिए, अमेरिका के चंगुल से निकल के आया था तो वहां चीन और रूस का आना स्वाभाविक था। आज वो चीन और रूस की गोद में बैठा है। अब अमेरिका वहां पर लड़ाइयां करा रहा है। आप सोचिए वहां क्या घमासान मची होगी। दुनिया भर के सीक्रेट एजेंट्स, दुनिया भर की एजेंसियां वहां हैं, और उस सारे में पिस कौन रहा है? उस सारे में पिस रही है वहां की जनता, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कम से कम इतना तो चाहिए, मैं चैन से रहूं, रोटी कमाऊं, घर आऊं, बत्ती जल रही हो, मेरे घर वाले ये ना सोचें कि आज मैं कमाने गया तो मैं लौटकर शाम को आऊंगा कि नहीं, मेरे बच्चे सुरक्षित हो, मेरी पत्नी सुरक्षित हो, मेरे घर में राशन सुरक्षित हो। लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान ने एक तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ले ली। एक तरीके से कैसे ले ली कि वो बिना अमेरिकन सैंक्शन की परवाह करते हुए भी एक सैन्य शक्ति की तरह बढ़ता गया। ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति और अपनी पावर इतनी बढ़ा ली कि उसने बैकडोर से 3 ऐसे ग्रुपों को जन्म दिया, जो हूती थे, हमास थे और हिजबुल्ला थे। अब तीनों का नाम हा से क्यों है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। जिन्होंने आज वेस्ट की नाक में दम कर रखी है, इजराइल के माध्यम से भी वेस्ट की ही नाक में दम कर रखी है।
आपने हमास के काले कारनामे सुने ही होंगे। आपने मैंने इससे पूरा एक वीडियो बनाया है कि हुती जो है कैसे सूडानी समुद्री डाकुओं को रिप्लेस कर रहे हैं और आते जाते जहाज़ों को लूट रहे हैं। लेकिन इतना ईरान ने कर लिया कि अपनी सेना भी बना ली और 3 प्रॉक्सीज़ भी खड़ी कर ली। देखिए, प्रॉक्सी खड़ा करना भी बड़ा स्ट्रेटजी और बड़ा खर्चे का काम होता है। तो ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी ले ली, लेकिन उसके बावजूद वो अंदर जिस किस्म के एक अथॉरिटेरियन और जिस तरह के कट्टरवादी समाज को बनाना चाह रहे थे, उससे वहां पे एक रिवॉल्यूशन अंदर अंदर पकने लगा। वो लोग जो शाह राजा पहलवी के शासन में रहे थे, उनकी कहानियां, वो कैसे रहते हैं, वो फोटोग्राफ उनके आगे आने वाले बच्चों ने देखे। पिछले कई साल से मैं देख रही हूँ कि वहाँ एंटी हिजाब और बाल खोलने की आज़ादी, ये सब चीज़ों पे बहुत वहाँ आंदोलन चल रहे हैं। कुछ बहुत सारी लड़कियां, औरतें उसका विरोध करते हुए मारी जा रही हैं और भी बहुत बुरी बुरी खबरें भी आ रही हैं। वहाँ विमेन लाइफ फ्रीडम जैसे बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं। इनसे क्या पता चलता है कि आप बलपूर्वक बहुत दिनों तक किसी के दिमाग पर कब्जा नहीं कर सकते। यही जो है ईरान की कहानी से जो हमको एक कह सकते हैं टेक अवे है। दूसरी बात टेक अवे इस कहानी का ये है कि आप जब किसी बाहरी ताकत को बुलाते हैं, चाहे वो शहरयार पहलवी हो, चाहे आयतुल्लाह खुमैनी हो, जैसी जितनी ज्यादा बाहरी ताकतें आपके यहाँ ऑपरेट करती हैं, उतना ही आपकी कंट्री में रहने वाली जो आम जनता है उसको तकलीफ आती है। अब हमें सोचना है, क्या शाह का मॉडर्नाइजेशन का ये तरीका गलत था या खमैनी का रेवोल्यूशन जो गलत था? जिसमें से जो कुछ भी आपको लगता हो, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज वहां क्या हो रहा है, एक बार जब इस पर तस्वीर साफ होगी तब इस पर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी और बात करूंगी। अभी इस पर कोई भी बात करना बहुत जल्दी है, कुछ भी समझ में आ नहीं रहा किसी के वहां क्या हो रहा है। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये जो वहां आंदोलन चल रहा है वो किसी परिणति को पहुंचे। हो सकता है कि खुमैनी सरकार जैसे अभी पीछे हिजाब के मसले पर वो झुकी थी, कुछ और मसलों में झुक जाए और देश में जो जनता है, जो वहां का युवा है, वो एक हारमोनियस पोजीशन पर आ जाए और वहां चीजें पहले की तरह हो जाएं। या हो सकता है जैसे आप मिडिल ईस्ट के और देशों को देखते हैं, खंडहर बनते, सभ्यताओं को नष्ट होते। आपने इराक को देखा, आपने सीरिया को देखा, ये बहुत पुरानी पुरानी सभ्यताएं थी जहां अब सिर्फ खंडहर बचे हैं या अतिवादी बचे हैं, संगठन बचे हैं जो एक विशेष धर्म के नाम पर लोगों को मार काट रहे हैं। हम ईरान के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति, सुरक्षा और समृद्धि मिले। जब तक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।